हर हर महादेव साथियों, KSG कोचिंग के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत की अगर बात की जाए तो जैसे हमने जब इतिहास प्रारंभ किया था उस दौरान हमने बताया था कि इतिहास के 3 विभाजन करेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल जो विभाजन किया था वो हिंदू संस्कृति, हिंदू बाहुल्य संस्कृति, हिंदी जो संस्कृत भाषा हिंदी शासकों के आधार पर किया था। मध्यकाल अपना इस्लाम का आगमन हुआ तो पूर्णतः इस्लामी शासक पद्धति, इस्लामी भाषा, इस्लामी स्थापत्य कला, इनके बारे में अध्ययन किए हैं। अब आधुनिक काल का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो इसमें एक विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ शासन पद्धति बदल गई है। यहाँ विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और विदेशी कंपनियाँ व्यापार करने के लिए आई और व्यापार करने के लिए आती हैं और बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो यहाँ हिंदुस्तान के ऊपर जो राज्य किया वो यूरोपीय कंपनियों ने किया। किसने किया? यूरोपियन। अभी तक जो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहा था, देखो प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो भारतीय स्थानीय शासक जो थे वो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे थे। अगर मध्यकाल की बात की जाए तो यहाँ के जो इस्लामी आक्रांता थे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। और जो आधुनिक काल है तो यहाँ जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये प्राचीन काल, ये मध्यकाल और ये आधुनिक काल, ठीक है। यहाँ के साथ अब प्रश्न प्रारंभ में जब शुरुआती बिंदु से देख रहे हैं तो शुरुआती प्रश्न ये होता है कि साहब जो ये लोग थे, यूरोपीय कंट्रीज थे, वो हिंदुस्तान में क्यों आए? हमने मध्यकाल में भी एक क्वेश्चन किया था कि मध्य जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो हिंदुस्तान में क्यों आई? पहले कौन आया? उसका कारण क्या था? कोई भी आता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो ये अपने यूरोपीय कंट्रीज के आगमन के कारण देखते हैं। तो देखो हिंदुस्तान, इसके कारणों की अगर बात की जाए तो इसका पहला कारण था 1453 में तुर्की पर, कस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार, तुर्कों का अधिकार, कुर्तुर्कों का अधिकार। देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तुर्की है, तुर्की। अगर आप इसको नक्शे को ढंग से देखेंगे तो ये है तुर्की। क्या है? तुर्की। और तुर्की जो है वो कड़ी है, बफरी स्टेट है, वो अरब देश और यूरोपीय देशों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तुर्की। तुर्की का 1453 से पहले नाम था कस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कस्तुनतुनिया। बात समझ में आ गई? और ये कस्तुनतुनिया के ऊपर यूरोपीय कंट्रीज राज करते थे। अब हिंदुस्तान से कोई भी सामान जो जाता था वो पहले जाता था अरब देशों में। समझ आ गया? और अरब देशों से ये तुर्की मीडिएटर का काम करता था और यहाँ से होते हुए ये यूरोपीय देशों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो यानी जो भी सामान उन लोगों को चाहिए होता था वो सामान यहाँ से चला जाता था। दूसरा प्रश्न ये आता है कि साहब सामान क्या चाहिए था, कौन सी वस्तुएं चाहिए थी, कौन सी जरूरी काम थी? तो हिंदुस्तान से जो सामान दिया जाता था वो था मसाला। क्या था? मसाला। मसाला सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापार होता था। हालांकि और भी होते थे, रेशमी वस्त्र होते थे, बात समझ आ रही है, और भी चीज़ें, लेकिन मसाला क्यों था इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं ये सर्द कंट्रीज हैं, यहाँ सर्दी पड़ती है। तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अब मांस खाते हैं तो मांस का एक आचार डाल के रखा जाता है, जैसे एक साथ ही बना लेते हैं ताकि बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो वो आचार थोड़े दिनों बाद में खराब हो जाता है अगर उसमें क्या नहीं डाला जाए? मसाला नहीं डाला जाए। बात समझ आ रही? तो वो मसालों से ज़्यादा दिन तक चलता है। तो यहाँ क्या हुआ कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 में, और उस कस्तुनतुनिया का नाम बदल के क्या कर दिया? तुर्की। क्या कर दिया? तुर्की। बात समझ आ गई? और तुर्की वर्तमान में तुर्की नाम ही है और तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा। अंकारा इसकी राजधानी है। और इसके ऊपर
एक मूवी बनी है बहुत जबरदस्त, बैटल ऑफ द एम्पायर, बैटल ऑफ द एम्पायर 1453। इस मूवी का नाम ये है कि किस प्रकार तुर्कों ने ये यूरोपियों से ये कंपनी छीनी थी। ये मूवी आपको अगर वक्त मिले तो ये जरूर देखना, क्योंकि ऐतिहासिक मूवी है। अपन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। अगर तुर्की पर तुर्कों का अधिकार ना होता, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार नहीं होता, तो अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान में नहीं आते। अब देखो, पहले इनको मसाला यहां से मिल जाता था यहां से व्यापार करने के लिए, बात समझाएंगे, लेकिन ये रास्ता अब लॉक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये रास्ता इसलिए लॉक हो गया, इधर से आते थे तो तुर्की इनको लूट लेते थे। जब ये इधर से आते तो इनको तुर्की लूट लेते थे, तुर्की बढ़ जाती मानी जाती थी। तो अब ये लोग, ये यूरोपीय कंट्रीज, ये इस बात की डिमांड करने लगे, भाई हमारे को मसाला चाहिए। रोज रोज खाना कौन बनाए, तो मसाला चाहिए। घर पे विवाद होने लगी, घर वाले यहां लड़ने लगी। तो यहां क्या करते हैं, इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। कौन कौन सी? एक पुर्तगाल का राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेट। हेनरी, उसके द नेविगेट की तो उपाधि दी गई थी। हेनरी ने दो महत्वपूर्ण खोज कर दी। कौन कौन सी की? एक तो इसने दिशा सूचक यंत्र खोजा। कौन सा यंत्र खोजा? दिशा सूचक। और दूसरा उसने नक्षत्र गणना सारणी बनाई। अब इससे क्या हुआ, दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र गणना सारणी से अब ये लोग सोच गए, क्योंकि कोई भी लोग समुद्र में उतरना नहीं चाहता था। उन्हें पता था समुद्र अपार है, पता नहीं अपन कहां खो जाएं, मर जाएं, जीवित रहें या नहीं रहें। तो ये क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान इधर की तरफ है, भारत इधर है मसाला लेने के लिए। यहां जो पूर्वी देश हैं यहाँ मसाले खूब होते हैं, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बात समझ आ गई। तो ये लोग इधर आना चाहते थे, ये व्यापार करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते से नहीं आ सकते थे, तो सीधा रास्ता पड़ता था। क्यों नहीं आ सकते थे? ये भूमध्य सागर से इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि यहां से अगर ये आते तो इनको तुर्के लूट लेते थे। बात समझ आ गई? तो ये नए रास्ता खोजना चाहते थे और इस समुद्र में उतरना नहीं चाहते थे। ये समुद्र बहुत गहरा था, इसमें कोई भी आदमी खो सकता था, दोबारा वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक और नया खोज होती है, और वो क्या होती है, 1487 में बोर्थोलोमियो ने आशा अंतरीप खोजा। आशा अंतरीप, जिसे कहते हैं केप ऑफ होप। केप ऑफ होप। ये एक पुर्तगाली नाविक था। ये नाविक इन दिशासूचक यंत्रों के सहायता से यहां से पुर्तगाल से रवाना होता है। आप अगर ढंग से देखेंगे तो ये पुर्तगाल आपको यहां दिख रहा है, ये देख लीजिए पुर्तगाल। तो ये पीले अक्षर में जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से एक नाविक चलता है और इसके सहारे 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 चलता है और यहाँ पे आ जाता है, जिसे कहते हैं, देखो ये देखो, उत्तम आशा अंतरीप। आशा अंतरीप या केप ऑफ होप। इसकी खोज कब की गई थी? 1487 में। किसने किया था? बोर्थोलोमियो ने किया था, डिसूजा। और इसने ही इसकी खोज कर दी। अब देखो, ये कन्फर्म हो गए कि साहब इतनी यात्रा तो मैं करके आ गया, यहां तक तो ये कन्फर्म हो गए। अब साहब इससे आगे कौन जाए? तो उसकी हिम्मत नहीं थी, तो ये वापस चला गया। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद में एक दूसरा यात्री इसके लिए प्रयास करता है, और दूसरा यात्री प्रयास करके, और उसका नाम था कोलंबस। कौन सा बस? कोलंबस। और कोलंबस इसके सहारे आते आते यहाँ पे आके अपना रास्ता भटकता है, और यहाँ जाके और वापस भटक कर अमेरिका चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अमेरिका। और अमेरिका जाता है तो वो रास्ता भटक जाता है, समुद्र में पता नहीं लगता, पानी पानी रहता है।
तो रास्ता भटकता है तो वो यहाँ जाके देखता है कि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग थे वो लाल कलर के थे, तो उनको उसने रेड इंडियंस कहा। क्या कहा? रेड इंडियंस कहा, क्योंकि वो उनको भारतीय मान रहा था। क्या मान रहा था? भारतीय। तो उसने सोचा कि ये लाल कलर के भारतीय हैं, तो उनको अंग्रेजी में क्या कहा? रेड इंडियंस। तो अमेरिका को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। बात समझ आ गई? अब साहब तीसरी बार हेनरी ने अपना दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र गणना सारणी उनको दी, और ये लेके आता है, और उस मामा जी का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये 1498 में आता है, और ये इसके सहारे चलता है, और यहाँ से चल के और ये उत्तमासा अंतरीप द्वीप से चलता है, और यहाँ पे आके और ये सूरत में आ जाता है, गुजरात के सूरत तट पे आता है। गुजरात के सूरत तट पे आके और इसको एक व्यक्ति मिलता है, नाविक मिलता है, जिसका नाम था मनिक। क्या नाम था? मनिक। मनिक ने कहा कि साहब आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, और उस मनिक के बताए रास्ते पर बाद में ये व्यक्ति सीधा जाता है और हिंदुस्तान के कौन से बंदरगाह पर जाता है? कालीकट बंदरगाह पे। किस पे जाता है? कालीकट। तो अब्दुल मनिक जो सूरत का एक नाविक था, उसके बताए रास्ते पे जाके और ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कौन से बंदरगाह पर पहुंचता है? कालीकट। कालीकट बंदरगाह की बात की जाए तो कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। ये जो नजर आ रहा है ये केरल में कालीकट बंदरगाह है। बात समझ में आ गई? इस नक्शे को आप ऐसे कैसे ध्यान में रखना, क्योंकि इस तरीके से हिंदुस्तान में पहली बार जो यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति आया था, इस क्रम से आया था। सबसे पहले कारण क्या था? कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, और कस्तुनतुनिया डिस्ट्रीब्यूटर कंट्री था। डिस्ट्रीब्यूटर यानी वो वितरक देश था। वितरक कि जैसे ये भारत था, और भारत से ये सामान जाता था अरब में। कौन से व्यापारी लेके जाते थे? अरब व्यापारी। और अरब से जाता था ये कहाँ पे? कस्तुनतुनिया में। कहाँ पे जाता था? कस्तुनतुनिया में। यहां तो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन। क्या होता था? उत्पादन। भारत में क्या हो रहा था? उत्पादन। और ये व्यापारी अरब में लेके जा रहे थे, और यहां से होता था प्रसारण। प्रसारण यानी यहां प्रोडक्शन, और यहां क्या हो रहा है? प्रसारण। और यहां से हो रहा था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। और ये यहां से कस्तुनतुनिया से इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इन सभी को बेच रहे थे। बात समझ आ गया? तो ये 3 स्तर पे काम हो रहा था, मसालों का और अन्य व्यापार का। भारत उत्पादक देश था। अब कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि कोई चीज का अपन प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। बात समझ रहे हो? तो उत्पादन कर रहे हैं तो अपन बेचेंगे, और बेचेंगे तो उसके बदले में हमारे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो भारत यहाँ उत्पादन करके बेचता था, उसके बदले में उसे क्या मिलता था? पैसा। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बात समझ आ गई? तो भारत उत्पादक कंट्री था, अरब प्रसारण कंट्रीज थे, और कस्तुनतुनिया वितरक कंट्रीज था। कौन सा देश था? वितरक देश। समझ आ गया? और ये कहाँ पे जाता था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देशों में। तो जब 1453 में इस पर अधिकार किसका हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो ये इस रास्ते से नहीं आ सकते थे, उनका सारा सामान सप्लाई बाधित हो गया। जब बाधित हो गया और इनको अपने मांस को सुरक्षित रखना था, तो उन्होंने नया रास्ता खोजने की तैयारी कर ली। और इसी दौरान पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी ने 2 खोजें की जो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। एक दिशा सूचक यंत्र और दूसरा नक्षत्र गणना सारणी। बात समझ आएगी? और
इसी दौरान क्या होता है, एक नाविक निकलता है जिसका नाम है बार्थोलोमेव। 1487 में ये आशा अंतरिक्ष की खोज करता है, जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। आशा अंतरिक्ष ये रहा, जिसे केप ऑफ होप भी कहते हैं। बात समझेगी? उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा द्वीप कह दो, आशा अंतरिक्ष कह दो, या केप ऑफ कह दो, ये तीनों एक ही हैं। तो अब इसके बाद में कोलंबस निकलता है, उसने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की खोज कर ली, वो अपने को नहीं देखना। और ये आता है वास्को डी गामा, और एक कालीकट बंदरगाह पर बसता है, और इसने भारत की खोज की। किसकी खोज की? भारत की खोज। अब प्रश्न ये आता है कि साहब क्या वास्तव में भारत की खोज की थी? क्या इससे पहले भारत को नहीं जानते थे? जानते थे। भारत की खोज का मतलब है भारत के यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज। बात समझ आ गई? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ये तो मंदबुद्धो आदमियों का काम है ये शब्द कहना, लेकिन एक्चुअल इतिहासकार इसे ऐसे कहते हैं, यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा? कोलंबस ने। बात समझ आ गया भाई? यूरोप वालों को कोलंबस ने जाके बताया कि ये रास्ता है, तो यूरोप वालों के लिए भारत का रास्ता किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। बात समझ आ गया? तो यूरोप वाले उसे ये कहेंगे कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। बात समझ आ गई? तो उसने रास्ते की खोज की थी, वरना भारत तो पहले भी था। भारत के बारे में ये पहले भी जानते थे, भारत के बारे में पहले भी सुनते थे, क्योंकि वहां से सामान आता था। अरे भारत से सामान आता था, कुछ सामान वहां से हिंदुस्तान भी आता था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों चीजें। तो सूरत का ये सबसे पहले सूरत के पास पहुंचा था, सूरत के तट पर उतरा नहीं, पास में था। तो मणिक नामक नाविक ने उसे कालीकट का रास्ता बताया, और ये कालीकट में आता है केरल में। तो वहां का शासक था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। और जमोरिन इसका स्वागत करता है, जबकि यहां और व्यापारी थे। बताओ कौन से व्यापारी थे? अरब व्यापारी। कौन से व्यापारी थे? अरब व्यापारी। और अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का बताओ स्वागत करेंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध, क्योंकि ये इसका रकीब बन के आया है, इसकी जगह व्यापार करने आया है। बात समझ आ गया? तो अरब व्यापारियों ने तो इसका प्रतिरोध किया, और जमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया। बात समझ आ गई? तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और वो नक्शा भी साथ के साथ। भारत में, अब भारत में क्या होता है कि विदेशी कंपनियों के आगमन की बात करें, विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम, ये पहला महत्वपूर्ण सूत्र है। ये पूछ लेते हैं, कई बार पूछे जा चुके। इसका सूत्र है PD ED FS। PD ED FS। PD ED FS। बोलो PD ED FS। P का मतलब पहली बार जो आया था वो था पुर्तगाल। कौन आया था? पुर्तगाल। दूसरे क्रम पे डच आए थे। कौन आए थे? डच। डच को क्या कहते हैं? हॉलैंड। तीसरा ई का मतलब क्या रहेगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड। और चौथा ई का डी का मतलब क्या होगा? डेनमार्क। PD ED। पांचवा एफ का मतलब क्या होगा? फ्रांस। और छठा एस का मतलब क्या होगा? स्वीडिश। स्वीडिश क्या आएगा? स्वीडिश। तो PD पुर्तगालियों को डेनमार्कियों ने पराजित किया, डचों ने पराजित किया, और डचों को इंग्लैंड वालों ने पराजित किया। ठीक है। और ये इसने ही इसको पराजित किया, और इसने ही इसको पराजित किया, और ये अपना सामान बेच के चले गए थे। तो लास्ट में जाके ये जो मध्य में रहा,
ये लास्ट में तक रहता है हिंदुस्तान में, 1947 तक इसी ने राज किया था। क्लियर। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। तो अपन टॉपिक का अध्ययन करेंगे पुर्तगालियों का आगमन। किसका आगमन? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों की अगर बात की जाए तो बताओ पहला पुर्तगाली कौन आया था? पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई 1498। ठीक। कहाँ आया था? कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह है। कहाँ है? केरल में आया था। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था जमोरिन। ये जमोरिन उपाधियाँ होती हैं। जमोरिन क्या होती है? उपाधि। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसने यात्रा कितने दिनों की थी? 90 दिन की यात्रा करके पहुंचा था हिंदुस्तान। कितने दिन की यात्रा करके पहुंचा था? 90। यानी 3 महीने बाद में हिंदुस्तान पहुंचा था पुर्तगाल से। क्लियर। तो 90 दिन की यात्रा करने के बाद में पहुंचा। इसका सहयोगी कौन था? इसका सहयोगी था मनिक। मनिक नामक नाविक था, जो कहाँ का था? गुजरात। गुजरात में भी कहाँ का? सूरत का। बात समझ आ गई? सूरत। ज़्यादातर व्यापारी यहीं पे आते थे। ज़्यादातर व्यापारी कहाँ आते थे? सूरत में। और याद रखना, सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था। कितनी बार लूटा था? 2 बार। कब कब लूटा था? 1664 और 1670 में। बात समझ आ गई? कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो ये पहली बार आता है। ठीक है। अब साहब यहाँ पे हिंदुस्तान में जब पहली बार आता है तो इसका अरब व्यापारियों ने विरोध किया। किसने विरोध किया? अरब व्यापारियों ने क्या किया? विरोध किया। जबकि जमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया। अरब व्यापारी इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अपने व्यापार में कटौती हो जाएगी, तो यहाँ से ये पैसे देके और अपनी पूरी नाव भर के लेके जाता है। और जब अपनी नाव भर के लेके जाता है तो उसे व्यापार में 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना। और ये बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई कि अगर 60 गुना लाभ हो जाएगा तो वहाँ के सभी व्यक्ति सिर्फ एक ही बात सोचेंगे कि अपने को जाके वहाँ पे क्या करना है? व्यापार करना है। बात समझ आएगी? तो अब इसके बाद में पुर्तगालियाँ आते हैं। कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम को रट लेना, PD, ED, FS। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अब पहला तो कौन आ गया? वास्को डी गामा। फिर साहब दूसरा कौन आया? 1500 में आया और उसका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल ये दूसरा पुर्तगाली नागरिक था। दूसरा पुर्तगाली। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा 1502 में वास्को डी गामा पुनः हिंदुस्तान आया। पुनः दूसरी बार भारत आया। ठीक है। और अब की बार वो कहाँ आया? अब की बार वो आया कन्नूर के तट पर। और कन्नूर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल। पहले भी कालीकट आया था, अब की बार कौन से पे? कन्नूर पे। तो कन्नूर पे आता है, केरल में आता है। याद रखना, वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 बार आया था। वास्को डी गामा कितनी बार आया था? 3 बार। और तीसरी बार की अगर बात की जाए,
ये दूसरी बार है। पहली बार ये 1498 में आया था, भारत की खोज की थी। दूसरी बार 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में आया था और 1524 से 1527 तक हिंदुस्तान में रहा और भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी। भारत में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और इसे कोचीन में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? कोचीन में दफनाया। ये तुम्हारे को याद रखना है, इसे कोचीन में दफनाया गया। क्लियर? अच्छा जी, फिर इसके बाद में नेक्स्ट कि 1502 में फिर दोबारा 1503 में क्या हुआ कि कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कह दो। और इसके अलावा पहला दुर्ग या कंपनी की स्थापना हुई। सरकारी, पहली सरकारी पुर्तगाली। देखो, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है सरकारी। अब बताओ अपनी कोचिंग प्राइवेट है कि सरकारी? प्राइवेट है। बात समझ आ गई? प्राइवेट फैक्ट्री की बात की जाए तो 1502 में ही इसने कन्नूर में एक फैक्ट्री खोल दी थी। किसने? वास्को डी गामा ने। किसने खोल दी थी? वास्को डी गामा। बात समझ आ गई? लेकिन पहली सरकारी फैक्ट्री या पहली कंपनी जो थी वो कब खोली गई थी? 1503 में। और कहाँ खोली गई थी? कोचीन में। और ये भी कहाँ है? केरल में। बात समझ आएगी? बात केरल की चल रही है। अभी तक केरल के अलावा और कुछ नहीं देखा है अपन ने। तो अपन ने 3 बिंदु देख लिए। पहला कालीकट बंदरगाह, दूसरा कन्नूर बंदरगाह, तीसरा कोचीन बंदरगाह। तो तीनों बंदरगाह कहाँ हैं? केरल में। बात समझ आ रही है? तो ये स्थान विशेष का भी आपको ध्यान रखना है। और इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। समझ आएगा? इस कंपनी का क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। और इसका जो पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर वो था अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा इसका पहला, इस कंपनी का पहला गवर्नर बन के आया। भाई अब शासन चलाएगा, फैक्ट्री का शासन चलाएगा, वहाँ पे दुर्ग में रहेगा। तो राजा अपना प्रतिनिधि यहाँ पे भेजा, पुर्तगाल के राजा ने एक प्रतिनिधि बना के भेजा, उसको अपना गवर्नर बना के भेजा, जिसका नाम था अल्मीडा। क्या नाम था? अल्मीडा। अब यहाँ हिंदुस्तान में अल्मीडा अपनी कौन कौन सी नीतियाँ लागू करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। और इसने 2-3 नीतियाँ लागू की। कौन कौन सी की? पहली इसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरी आर्मेडा काफिला पद्धति। और तीसरी थी परमिट व्यवस्था। परमिट या कार्टेज। इसने 3 नीतियों का शुरुआत की थी। कौन कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, आर्मेडा काफिला और परमिट कार्ट। कौन कौन, ये क्या थी ये नीतियां? इनके बारे में देख लो ताकि इस आदमी का पता लग जाएगा ये कितना खतरनाक है। ये तो इसका नाम है। इन नीतियों में क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये जो लोग थे ये समुद्र पर राज करना चाहते थे। किस पर राज करना चाहते थे? समुद्र पर। तो इसने क्या किया कि अपने जितने भी ये व्यक्ति थे उनको समुद्र के किनारे किनारे बसा दिया। बात समझा क्या? कि अगर समुद्र के अंदर कोई आएगा या जाएगा तो चूंकि अपन समुद्र के ऊपर राज करेंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। तो इसने क्या किया? समुद्र के आर पार बस्तियां बसाई। क्या बसा दी? बस्तियां बसा दी। पुर्तगाली बस्तियां बसाई। ठीक है, ताकि
ताकि समुद्र पर निगरानी हो और ताकि समुद्र पर राज बना रहे। बात समझ आ गई भाई? अगर अपन समुद्र के किनारे, जैसे अपन हाईवे के किनारे हैं तो हाईवे पे राज करेंगे, अगर अपन खेतों के पास हैं तो खेत पे राज करेंगे। बात समझ आ रही है? आदमी जितनी दूरी पे होता है उसकी ताकत, उसकी कमांड उतनी घटती जाती है। जैसे आप घर से बाहर अगर यहाँ पे रूम लेके रह रहे हो तो घर में आपकी बहुत कम चलने लग जाएगी, और घर में रहोगे तो आप धुरंधर रहोगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, किसी का खेत बहुत दूर है तो वहाँ उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, बजाय उसके जो खेत के पास रहता है वो रोज सिंह काटेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कि उसकी ताकत होती है वो। तो यहाँ इसकी ताकत कौन सी हो गई? समुद्र। और याद रखना, इन्हें समुद्री लुटेरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री लुटेरे। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एक बार एसएससी में पूछा था कि कौन सी विदेशी कंपनियों में समुद्री लुटेरे के नाम से प्रसिद्ध थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। और इसके लिए 5 मूवियों की एक सीरीज बनी है और जिसका नाम है द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी। द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, भूमध्य सागर के लुटेरे, भूमध्य सागर के लुटेरे। ये डकैत थे और भूमध्य सागर के लुटेरे। इस जो 5 मूवियों की सीरीज है, इस सीरीज में अगर आप सेकंड मूवी देखेंगे तो सेकंड मूवी में जो अपना वास्को डी गामा था उसका बेटा, उसका रोल निभाया गया था, उसका नाम भी दिया है और उसकी पूरी कहानी दी गई है सेकंड पार्ट में। अगर आपको टाइम मिले तो इस मूवी के 5 पार्ट है, उसमें सेकंड पार्ट जरूर देखना आप। और उसके पास वो घड़ी रहती है, दिशा सूचक घड़ी, और वो वही घड़ी थी जो हेनरी द नेविगेटर ने खोज की थी। और वो लड़की वास्को डी, वो जो घड़ी थी वो वास्को डी गामा की बेटे के पास रहती है, वो अपनी बेटी को दे देता है। उसकी बेटी ये सोचती है कि अपना पिता कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और वो यहाँ से चला गया, वो समुद्र में मर गया, जबकि उसका पिता जीवित रहता है और वो समुद्री लुटेरा रहता है। और वो सोचती है कि शायद अपने पिता को किसी ने बंदी बना लिया समुद्र में, और उसकी खोज करने के लिए वो लड़की जाती है और वो अपनी घड़ी भी गिरवी रख देती है। उस घड़ी में बहुत अद्वितीय शक्तियाँ बताई जाती हैं। वो थोड़ी कल्पना आ जाती है फिर वहाँ पे। शक्तियाँ तो यही थी कि वहाँ से अगर किसी को वो घड़ी मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उस दिशा का यात्रा करके उस समुद्र को क्रॉस कर जाए। बहुत से लोग द्वीपों पे फंस जाते हैं, बात समझ आ गई, और वहाँ से कभी नहीं निकल पाते। तो वो मूवी द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इसी पर आधारित है। आपको अगर वक्त मिले तो आप ये देखना, सिर्फ सेकंड पार्ट देखना इसका, जो वास्को डी गामा के पुत्र के ऊपर आधारित है। तो पहला गवर्नर अल्मेडा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वेस्टर यानी समुद्र पर राज करने के लिए उसने पुर्तगाली बस्तियों को बसाया, और ये समुद्री लुटेरे कहलाते थे। बात समझ आ गई? इनके जो नाविक थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इतना आतंक मचा रखा था कि कोई आए या कोई जाए तो उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था पुर्तगालियों के लिए। और उन्होंने आर्मेडा काफिला जो पद्धति थी वो क्या थी कि वो क्या करते थे, अपने जो जहाज होते थे, कोई भी जहाज, उनको ग्रुप में लेके जाते थे। आर्मेडा काफिला, किसका? आर्मेडा का काफिला। उसमें एक जहाज में एक ग्रुपों के जहाज, और फिर उसे लेके जाते थे ताकि कोई भी आक्रमण करे तो उससे सुरक्षा मिलेगी, और वो लुटेरे उनकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। परमिट का अटैच, और इसके लिए वो क्या करते थे? परमिट देते थे। भाई कोई भी जाएगा तो वो टोल टैक्स दे के जाएगा, चुंगी दे के जाएगा। किसको? पुर्तगालियों को। अगर वो चुंगी या टोल टैक्स नहीं देगा तो उसके लुटेरे जो हैं वो उसको लूट लेंगे। जैसे मैंने ये मूवी में बताया, आप इसमें देखेंगे तो वो जस्ट लूट लेते हैं। कितना ही तगड़ा जहाज है, कैसा ही है, वो लुटेरे इतने खतरनाक है कि पूछो मत। बात समझ आएगी? तो ये 3 पद्धतियाँ इसने प्रारंभ की थी। समझ आ गया? इसके अलावा 1509 में इसने मिस्र प्लस तुर्की, मिस्र तुर्की इनको पराजित करके, और इसने गुजरात को भी किया था। गुजरात, भारत में गुजरात, ठीक। और इस युद्ध का नाम था चोलों का युद्ध। किसका युद्ध? चोलों का युद्ध। और इस युद्ध में इन तीनों शक्तियों को पराजित करके
और इसने दमन दीव छीन लिया, दमन दीव इसने छीन लिया था। समझा क्या? तो याद रखना, दमन और जो दीव था उसके ऊपर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों। और पुर्तगालियों में किसने छीना था? अल्मीडा ने, पहले गवर्नर अल्मीडा ने। कब छीना था? 1509 में, 1509 में। और किस किस को पराजित किया था? मिस्र को, तुर्की को और गुजरात को। और याद रखना, जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में इन्हें एक केंद्र शासित रूप में बना दिया गया। तो हिंदुस्तान में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू व कश्मीर को 2 टुकड़े किए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। तो जब इन्हें केंद्र शासित रूप में प्रभाजित किया तो यहाँ पे बच गए 28 राज्य और इधर हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश, 7 और 2 9, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। लेकिन फिर इसके बाद में क्या किया? दमन और दीव और दूसरा था दादर नगर हवेली, इन दोनों को एक केंद्र शासित बना दिया। तो वर्तमान में हिंदुस्तान में यानी आज की तारीख में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट हैं, राज्य हैं। ये तुम्हारे को याद रखना है। तो ये था पहला गवर्नर अल्मीडा, ये थी उसकी नीतियां, ये थी उसकी जीत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, यहां के गवर्नरों की बात की जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कुन्हो, ये 1505 से 1509 तक, ये 1509 से 1515 तक, ये 1529 से 1538 तक। इन 3 गवर्नरों का अपना अध्ययन करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इसमें जो अल्मीडा था उसका अपन ने अध्ययन कर लिया, उसकी पद्धतियों का क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। दूसरा कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का मैंने नाम बहुत पहले लिया था, जब क्या पढ़ाया था, जब मैं बहमनी साम्राज्य पढ़ाया था तब भी इसका नाम ले रहा था, और जब मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था तब भी इसका नाम ले रहा था। तो साहब, सबसे पहले देखो इसने क्या किया। 1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल खान से गोवा छीना था। क्या छीना था? गोवा छीना था। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? क्लियर? इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क किसका मित्र था? देवराय प्रथम का। तो विजयनगर के शासक देवराय से भटकल का दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त की। भटकल का दुर्ग का निर्माण भी इसने करवा लिया। भटकल की जमीन ले ली थी। कृष्णदेवराय की बात कर रहा हूं मैं, कृष्णदेवराय से। और एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, कल वो छोरी पूछ रही थी, एसएससी में पूछा है, सर कृष्णदेवराय कौन से वंश का था? सालू का था। कौन सा था? सालू। इमाडी देवराय जो द्वितीय बलापहार करवाया था मैंने, ये एसएससी जीडी में पूछ लिया। उसने कहा कि सर हमारे को पढ़ाया नहीं। बोला तुमने क्लास नहीं ली? मैंने तो ऑनलाइन पढ़ा दिया इसको सारा, देख लेना आप वहाँ से, क्योंकि बच्चों का ऐसे लगने लग जाता है कि वैसे पढ़ा रहे हैं।
तो फिर आप अपने हिसाब से तैयारी करो। जब बच्चों को ये लगने लग जाए कि हम अपनी नोट से तैयारी कर सकते हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपना टाइम खराब मत करो, यहाँ पे अपना पैसा खराब बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। अगर तुम कुछ उखाड़ सकते हो तो ले जाओ, सारे नोट्स पढ़ लेना उनसे। बात समझ आ रही है? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ज़्यादातर बच्चों को ये एटीट्यूड हो गया कि ऑनलाइन वीडियो चलते हैं और ये नोट्स रहते हैं तो वे अपन खुद ही पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, उनका वहम भी टूटना चाहिए। भ्रम अगर जब तक नहीं टूटा तो याद रखना, जिंदगी में आदमी कभी भी आगे नहीं जाता, उस दौर में ही जीता, उस मझधार में। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से भटकल का दुर्ग बनाने की क्या प्राप्त की? अनुमति प्राप्त की इसने। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें आपको याद रखनी है। 1511 इसने मलक्का प्रायद्वीप, और दूसरा 1515 हारमुज द्वीप। हारमुज जल संधि भी है, मलक्का जल संधि भी है, प्रायद्वीप भी है। समझा क्या? मलक्का जल संधि भी है और मलक्का प्रायद्वीप भी है। हारमुज जल संधि भी है और हारमुज प्रायद्वीप भी है। कहाँ कहाँ है इनको देख लो। इनकी अगर देखी जाए तो आपको ये मलेशिया दिख रहा है और ये देख रहा है इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया, अगर ये भारत है, ये तो क्या है? भारत। आप इसको यहाँ पे देख लो। और ये तुम्हारा है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। और ये बाली, जावा और सुमात्रा। बाली, जावा और सुमात्रा, इन तीनों द्वीपों को मिला के कहते हैं और इसको कहते हैं इंडोनेशिया। कौन सा नेशिया? इंडोनेशिया। ये तुम्हारा भारत है। तो भारत के इधर ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, उस सुमात्रा और मलेशिया के बीच में यहाँ पे है हारमुज। क्या है? हारमुज। हारमुज प्रायद्वीप या हारमुज जल संधि। समझा आ गया? तो इस हारमुज प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया और ये जो मलक्का प्रायद्वीप पर इसने अधिकार कर लिया। इसे क्या कहते हैं? मलक्का। ठीक, मलक्का पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और मलक्का की बात की जाए तो इसे मसालों की मंडी कहा जाता था। मसालों के व्यापार की क्या कहा जाता था? मंडी। मसालों के व्यापार की मंडी कहा जाता था। अब बात करते हैं हारमुज। हारमुज, तो हारमुज की बात की जाए, अगर आप नक्शे में देख सकते हो तो ये देखो, ये अरब देश है। ये कौन सा देश है? अरब देश, जिसमें तुम्हारा इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, और यहाँ पे इधर आ गया अफ्रीका, और इसके बीच में हारमुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमुज। ये भारत है। भारत के इधर ये है। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं क्या? इधर की तरफ लिख लेंगे। ठीक, और ये है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ये तो है अफ्रीका। ये क्या है? अरब देश, सऊदी अरब, यमन वगैरह। ये भारत। तो ये है हारमुज। क्या है? हारमुज। तो देखो, एक इधर से आने वाला रास्ता, इस पर अधिकार कर लिया, और एक इधर से जाने वाला रास्ता, इस पर अधिकार कर लिया। क्योंकि ज़्यादातर जो जहाज जो जाते थे वो जहाज किनारे किनारे जाते हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि खुले समुद्र में जाने पर क्या चीज़ का डर है? कहीं भी खो सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ये जहाज के आने जाने के दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया और दोनों पर अधिकार कर लिया। इसलिए
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क। और इसे प्रोफेसर वार्डेन की बात की जाए तो उसने जो अल्बुकर्क को भारत का क्लाइव कहा है, भारत का क्लाइव है, यानी उसकी वही नीतियां थी जो किसकी थी? क्लाइव की थी। बात समझ आ गई? तो ये तो था तुम्हारा कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कुन्हो फ्रांस को डी कुन्हा की अगर बात की जाए तो उसके में एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि 1530 में जो पुर्तगाली थे इनका केंद्र बन गया गोवा। क्या बन गया? गोवा। गोवा इनकी राजधानी बन गई। अभी तक तो ये कहाँ रह रहे थे? कोचीन में। कहाँ पे रह रहे थे? कोचीन में। दक्षिण भारत के केरल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से अपना प्रभाव जमाए हुए थे। लेकिन इसके बाद में यानी 1530 के बाद में जो गोवा इनको 1510 में किसने जीत के दिया था? अल्बुकर्क ने जीत के दिया था। कुन्हो ने 1530 में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? गोवा। कहाँ स्थानांतरित कर दी? गोवा। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया? ये अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल करते थे, लेकिन उनसे भेदभाव क्या करते थे। बात समझ आएगी? अपनी सेना में किसको शामिल करते थे? मुसलमानों को, लेकिन उनसे क्या करते थे? भेदभाव करते थे। क्यों करते थे बताओ? क्योंकि उनके मूल और जो दुर्विरोधी थे वो तो मुसलमान ही थे, क्योंकि उनके रास्ते को किसने रोका था? मुसलमानों ने, तुर्कों ने तो रोका था। बात समझ आएगी? दूसरा उसने क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय महिलाओं से क्या किया जाए? विवाह किया जाए। और गोवा को उन्होंने अपना क्या कर दिया? राजधानी स्थानांतरित कर ली। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो पुर्तगालियों ने इसके अलावा कहाँ कहाँ अपना, अब देखो जो पुर्तगालियों के व्यापार के केंद्रों की बात करते हैं, ठीक है? तो व्यापार के केंद्रों की बात की जाए तो सेंट टोमे कहाँ पे है? मद्रास में। दूसरा हुगली कहाँ है? कलकत्ता में। और हुगली में व्यापार करने की अनुमति इन्हें अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये आपको याद रखना, हुगली में। तीसरा सालिसेट। चौथा बेसिन। पांचवा मुंबई। और ये तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। छठा सतगांव। आठवां चटगांव। सतगांव और चटगांव ये कहाँ है? बंगाल में। और इसकी अनुमति 1632 में अहमद शाह ने दी थी, ठीक है? और हुगली जहांगीर के गवर्नर कासिम खान ने छीन लिया था। पिता ने तो दिया, पिता ने तो फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, और बेटे के गवर्नर कासिम खान ने हुगली छीन ली थी। बात समझ आएगी? ये इसके केंद्र थे, ये बेसिन,
चलाऊ यही आता है, चलाऊ। ठीक है, ये महाराष्ट्र में आते हैं। सतगांव, चटगांव ये कलकत्ता, समझा गया। और वो तो बाकी यहीं कौन कौन से, दमन व दीव, गोवा, दमन दीव, गोवा, कोचीन, ये इसके केंद्र हैं, समझ आएगा। बाकी ये तो इसके व्यापार के केंद्र थे, यहाँ यहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ यहाँ इन्होंने राज किया। और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सी थी, गोवा। मेन सेंटर कौन सा था, गोवा। गोवा से यहाँ इन्होंने राज किया, गोवा से राज किया। ऐसा कहा जाता था कि गोवा में इन्होंने पुर्तगाली न्यायालय की स्थापना की थी, पुर्तगाली न्यायालय की स्थापना की थी। और यहाँ पे याद रखना, भारत का एकमात्र स्टेट है जहाँ सिविल कोड, क्या लागू है, सिविल कोड। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू है यहाँ पे, समान नागरिक संहिता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल कोड। ये क्या होती है, ये तो अपन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान का एकमात्र स्टेट है वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता क्या होती है कि जहाँ सबके लिए समान कानून है, सबके लिए समान कानून है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऐसे ऊंचा नीचा, ऐसा नहीं है। जैसे बात की जाए तो कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि साहब इस्लाम में तो 5-7 बच्चे पैदा कर सकते हैं और हिंदुओं में 2 ही, बात समझ आएगी। इस्लाम में तो ऐसे कर सकते हैं, हिंदुओं में तो ऐसे कर सकते हैं, हमारे को ये छूट नहीं है। तो ये असमान है, जो नागरिक संहिता है, जो नागरिक कानून है, वो क्या है, असमान है, जबकि यहाँ पे क्या है, समान है। तो ये उन्होंने, ये जो समान नागरिक संहिता है, इसका मूल कॉन्सेप्ट ये है कि नागरिक संहिता में 2 विषय आते हैं नागरिकों को कानून से, यानी उनको धार्मिक छूट दे दी। वो कहते हैं कि साहब हमारे धर्म में लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है, उन्हें तलाक 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 3 बार तलाक बोल के छोड़ सकते हैं, तो साहब हमारे धर्म की प्रथाएं हैं। तो अब इस आधार पे उन्हें छूट दी गई है। तो जब अन्य धर्म वाले इसका प्रतिरोध करते हैं तो इसके लिए समान सिविल संहिता की लागू करने की मांग करते हैं। और वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो इसके लिए प्रयासरत है, वो इसे लागू करने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रही है। इसको समझ लो एक बार, ये है क्या। देखो, धर्म से अगर बात की जाए तो व्यक्ति के 2 संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं, 2। एक तो अमूर्त विषयों से संबंध, अमूर्त विषयों से, धर्म से संबंधित, और दूसरा होता है मूर्त वस्तुओं से। अमूर्त विषयों या अमूर्त वस्तुओं की अगर बात की जाए, जैसे मैं अपने भगवान के प्रति, अब मेरा भगवान तुम्हारे को दिख रहा है क्या, मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वो अनंत निराकार है, वो अमूर्त है। उससे मैं कैसा भी व्यवहार करूं, मैं उसकी कैसी भी पूजा पाठ करूं, तो उस पे सरकार कोई नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि वो धार्मिक छूट है। कौन सी छूट है, धार्मिक। अब आती है मूर्त से। मूर्त से जैसे मैंने शादी की, अब बताओ अमूर्त आदमी से की है, मूर्त से मेरी पत्नी दिख रही है कि नहीं दिखेगी, उसे छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं छू सकते हैं, तभी तो पता लगेगा। तो वो मूर्त है। तो मूर्त जो संबंध होंगे, एक तो होते हैं अमूर्त संबंध और एक होते हैं मूर्त संबंध। तो मूर्त संबंधों के लिए समान नियम बनेगा, शादी के लिए भी समान नियम, छोड़ने के लिए भी समान नियम, तलाक उसके लिए जो, समझ आ गया। तो ये है एक तो मूर्त संबंध और एक अमूर्त संबंध। तो अमूर्त संबंधों में सरकार क्या देगी, छूट दे देगी, उसको कोई मतलब नहीं। आप अपने ईश्वर की कैसे भी पूजा करो, कोई ऐसे करके पूजा करता है, कोई ऐसे करके पूजा करता है, तुम अपने निराकार प्रभु से कैसे भी संबंध स्थापित करो,
सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूर्त संबंध जो हैं उनको कौन नियंत्रित करेगी? सरकार। बात समझ आएगी? अब साहब अगली बात आती है कि साहब ये जो थे पुर्तगाली जो थे वो हिंदुस्तान क्यों आए थे? हिंदुस्तान आने के पीछे इनके दो कारण बताए जाते हैं। और पहले कारण की अगर बात की जाए तो पहला कारण था मसालों का व्यापार। पहला कारण तो क्या था? मसालों का व्यापार, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। और दूसरा कारण की अगर बात की जाए तो ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। किसके प्रचार के लिए आए थे? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। बात समझ आएगी? किसके प्रचार के लिए आए थे? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। अब आती है बात भारत को देन। भारत को देन, ये हिंदुस्तान में आए तो इनके आने से भारत को क्या मिला? इनके आने से हिंदुस्तान को क्या मिला? तो देखो, पहली चीज बात की जाए तो हिंदुस्तान को तीन नई नीतियां अब हिंदुस्तान को मिली। कौन कौन सी? एक तो व्यापार का, मतलब पहला जो मिला समुद्र का महत्व। समुद्र का महत्व, इससे पहले जो मुगल बादशाह वगैरह हुआ करते थे वो समुद्र की नीतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बाद में उनको लगने लग गया कि जो समुद्र पे राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो समुद्र का महत्व कौन कौन सी नीतियों से पता लगा? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, आर्मेडा काफिला पद्धति, आर्मेडा काफिला पद्धति, और परमिट कार्टेजा पद्धति, परमिट कार्टेजा पद्धति। ऐसे कहा जाता है कि स्वयं अकबर ने भी अपने जहाज को भेजने के लिए इनसे परमिट लिया था, इनको चुंगी दिया था, टोल टैक्स देके गया था। बात समझा रहे? ऐसे सोचो नरेंद्र मोदी आए और वो सापरा से जाए तो मैं उसकी गाड़ी रोक लूँ, बोला आगे तभी जाएगा सुरक्षित जब मेरे को टोल टैक्स देके जाए। तो नरेंद्र मोदी मेरे को क्या देके जाए? टोल टैक्स। तो अकबर ने किससे परमिट लिया था? पुर्तगालियों से परमिट लिया था। बात समझ में आ गई? तो उसे ये पता लग गया कि इतना छोटा व्यक्ति भी अगर वो सशक्त है अपनी जगह तो उससे अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा, जहाजी बेड़े का निर्माण। जहाजी बेड़े का निर्माण, मतलब हिंदुस्तान में इससे पहले जहाजी बेड़ों का, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो जहाजी बेड़े का निर्माण दिल्ली सल्तनत वाले नहीं करते थे। चोल, चल्लव, पल्लव ये तो दक्षिण भारत के तो करते थे, लेकिन उत्तर भारत की शक्तियाँ जहाजी बेड़े का निर्माण इनसे पहली बार अपन ने सीखा। तीसरी बात की जाए तो गोथिक कला, गोथिक स्थापत्य कला का विकास। गोथिक स्थापत्य कला, और गोथिक स्थापत्य कला में क्या था? इसमें था ऊंची छतें, नुकीली मेहराब, ठीक है, ऊंची ऊंची छतें, नुकीली मेहराब, ये गोथिक स्थापत्य कला इनका निर्माण है। अगर आप देखोगे गोवा में कभी घूमने जाओगे तो आप देखोगे इनकी जो वो है वो नुकीली है, मेहराब ऐसे ऊपर जाके बिल्कुल नुकीली हो जाती है। छत बिल्कुल ऊंचाई पे देते हैं, जैसे अपनी छत तो यहाँ पे 9 फुट या 10 फीट दे देते हैं, वो 12 फीट 15 फीट की ऊंचाई पे छतें देते हैं। नहीं समझा? तो ऊंची छतें, नुकीली मेहराब, ये गोथिक स्थापत्य जो कला है ना वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की। अगर आप नहीं मानते तो कभी गोवा में जाना, गोवा का कोई भी फोटो ले लो तो उसके मकानों को देखो तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे मेहराब ऐसे गोथिक स्थापत्य कला उन्होंने दी। ठीक है। चौथा, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, अपन जो छपाते हैं अखबार वगैरह, किताब वगैरह जो छपाते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस यानी पहला जो कारखाना खोला था वो किसके द्वारा खोला गया था? पुर्तगालियों द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? पुर्तगालियों द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाली हमारे। इसके अलावा तंबाकू, मक्का, आलू और अनानास, इन चारों की खेती करना पहली बार किसने सिखाया था? पुर्तगालियों ने सिखाया था। और याद रखना, तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था।
तंबाकू की खेती पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर। मैंने आपको जहांगीर पढ़ाया था, तब आपको ये चीज़ बताई भी होगी, अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो। याद है? तो ये जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर पहली बार प्रतिबंध लगा दिया था। और ये जो 5 बड़ी देन थी हिंदुस्तान को, ये आपको याद रखना: समुद्री महत्व, जहाजी बेड़े का निर्माण, गौतिक स्थापत्य कला, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, मक्का, आलू और अनानास, ये इसकी देन थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया इसका पूरा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब ये तो था इसका उत्थान, इतने राज्य का इसने विलय कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखते हैं इसका पतन। बात समझ आ रही है? किसी चीज का उत्थान होता है तो उसके दूसरे सापेक्ष उसका क्या होता है? पतन होता है। बात समझ आ गई? तो पतन की अगर बात की जाए तो इसका पतन जो हुआ वो स्वयं वहीं से हो जाता है। पहला पतन का कारण होता है 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया। स्पेन का पुर्तगाल पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। ये याद रखना, स्पेन का अधिकार हो गया, यानी पुर्तगाली अब रहे नहीं। पुर्तगाल के ऊपर भी राज कौन कर रहा है? स्पेन। और वो जो अधिकार था वो 1640 तक रहा। कब तक रहा? 1640 तक। बात समझ आ रही है? तो इतने लंबे समय तक वहाँ स्पेन में जो पुर्तगाल था उसमें स्वयं में उथल पुथल रही। और इस दौरान उसकी सत्ता धीरे 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 कमजोर होने लगती है। और वो कैसे कैसे कमजोर होती है, एक एक चीज उनसे कैसे कैसे छीनती है, वो देखो आप। जैसे 1622 में फारस के शाह से संधि की। फारस के शाह प्लस अंग्रेजों ने क्या कर ली? अंग्रेजों ने संधि कर ली। और संधि करके हारमुज जल संधि छीन लिया पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से क्या छीना? हारमुज छीना। अभी मैंने फारस की खाड़ी में यहां बताया था, अभी यमन, सऊदी अरब, ये जो फारस की खाड़ी थी उसमें मैंने कौन सी संधि बताई थी? हारमुज जल संधि। समझ आएगी? तो उस हारमुज प्रायद्वीप को किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने छीन लिया। किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने छीन। अब देखो सत्ता का कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे टूट रही है। पहले हारमुज था, मलक्का था, समझाएगा, गोवा था, सालिशेर था, बेसिन था, बंबई था, इनके पास इतने केंद्र थे। अब इनका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। अब साहब तीसरा, हालांकि 1630 में अंग्रेजों प्लस पुर्तगालियों के संधि हुई, मैड्रिड की संधि। मैड्रिड की संधि। स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। तो स्पेन का अधिकार था पुर्तगाल में। तो स्पेन ने किससे? अंग्रेजों से संधि की। और जो संधि जहां पे की जाती है उसी नाम से कहलाती है। तो इसका मतलब ये कहां पे की गई थी? मैड्रिड शहर में की थी। मैड्रिड शहर किसकी राजधानी है? स्पेन की। और स्पेन 1640 तक वहीं राज कर रहे थे। तो स्पेन ने किससे संधि कर ली? अंग्रेजों से। और ये संधि कर ली कि आज के बाद में तुम हमारे क्षेत्रों में दखल अंदाजी नहीं दोगे और ना हम आपके क्षेत्रों में दखल अंदाजी देंगे। बात समझ आएगी? तो स्पेन ने इनको एक बहुत बड़ा जीवन दान दे दिया। किसको? पुर्तगाल को। किसको? पुर्तगाल को। और 1640 में जैसे ही स्पेन से पुर्तगाल अलग हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद इसकी नीतियों में सुधार हुआ। और इसने खुद ने संबंध बनाए किससे? ब्रिटेन से, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी शक्ति कौन थी? ब्रिटेन। तो अब इसने क्या किया? चौथी नीति चली। और 1661 में चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी से। पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन। क्या था? कैथरीन। उसकी शादी में, अपनी बच्ची की शादी में मुंबई दहेज में दे दिया। क्या दे दिया? मुंबई दहेज में दिया।
दहेज में दिया, यानी अंग्रेजों को मुंबई दे दिया। देखो पहले तो क्या गया, हारमुज, अब क्या चला गया, मुंबई। मुंबई भी गया, हारमुज भी गया और मुंबई भी गया। एक और चला गया, मैंने एक पहले बता दिया था आपको कि इनके हाथ से क्या चला गया था, हुगली। क्या चला गया था, हुगली। हुगली किसने छीना था, कासिम खान ने। किसने छीना था, कासिम खान ने। और कासिम खान किसका गवर्नर था, जहांगीर का। पिता ने तो अनुमति दी थी, अकबर ने तो, और किसने छीन लिया था, जहांगीर। समझ आ गया, इसने ये छीन लिया। तो 4 चीजें तो छीन ली। अब देखो इसके अलावा 1739 में, 1739 की अगर बात की जाए तो 1739 में मराठों ने साल सेठ, बासीन, जो महाराष्ट्र के 2-3 किले थे वो भी इनसे छीन लिए। मराठों ने छीना। किसने छीना, मराठों ने छीना। बात समझ आ रही है। और उसके बाद में ये गोवा, दमन-दीव, इन पर अधिकार जमाए रखते हैं। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भी गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका था, पुर्तगालियों। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। बात समझ आएगी। और इसके लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था 1961 में एक ऑपरेशन किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या किया गया था, ऑपरेशन विजय। हालांकि कारगिल के युद्ध के लिए भी ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। और ऑपरेशन विजय स्टार अगर आ जाए तो याद रखना वो तो था कारगिल विजय से। किससे था, कारगिल विजय से। और ऑपरेशन विजय किससे था, गोवा को मुक्त करवाने से। किससे मुक्त करवाया, गोवा को मुक्त करवाया। और याद रखना इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी विदेशी शक्ति थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, पूरे भारत को आजाद कर गए थे, लेकिन गोवा के ऊपर 1961 तक किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का था। किसका था, पुर्तगालियों। और पुर्तगालियों का जब अधिकार था तो यहाँ इसकी जो आवाज़ उठाता है पहली बार वो उठाता है राम मनोहर लोहिया। कौन उठाता है, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया समाजवादी प्रखर विचारक था। वो बहुत भयंकर बीमार हो गया था, तो उसको डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप गोवा चले जाओ अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि वो जलवायु अच्छी है वहाँ की, समुद्री जलवायु। वो वहाँ पे चला जाता है, और जब वो वहाँ पे चला जाता है तो अपने मित्र के वहाँ रुकता है, तो वहाँ उन पुर्तगालियों का अत्याचार देखता है, उनकी दादागिरी देखता है। और दादागिरी क्या थी कि वो खुले में 5-10 आदमियों को नहीं बैठने दे रहे थे। क्यों नहीं बैठने दे रहे थे, क्योंकि 1946-47 में भारत आज़ाद हुआ था, तो वहाँ कोई क्रांति की चिंगारी ना फैले, इसलिए 5-7 आदमियों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। अब कोई आदमी मिलने ही गया है तो जाहिर सी बात है इकट्ठा होगा, तो वो 5-7 आदमी मिलने आते हैं, तब वो पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। इस बात से वो बड़ा गुस्सा होता है और उसने भीगती बारिश बरसते में भीगता हुआ और पूरी दुनिया को, समर्थकों को बुला के वहाँ भाषण देता है। पुर्तगाली उसे पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, और जब उसको जेल में डालते हैं तब महात्मा गांधी ने अपने लेख के द्वारा पुर्तगालियों की निंदा की। और महात्मा गांधी जिसके ऊपर कलम लगा देता था वो तो सल्तनत तो खड़ी नहीं थी। अभी इस गुड़िया ने पूछा कि सर गोवा इतना प्रसिद्ध क्यों है, गोवा ही क्यों प्रसिद्ध है भाई, मुंबई क्यों नहीं? तो इसका उत्तर यही है कि भाई कोई चीज़ बहुत दिनों तक स्थापित की जाती है तो जाहिर सी बात है वो उससे ज़्यादा बेटर तो होगी जो कुछ समय पहले ही स्थापित की गई थी। गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा की स्थापना अपन ने देख ली थी 1530 से पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना की, और 1961 तक ये पुर्तगालियों का केंद्र रहा, राजधानी रहा। और 1530 से 1961 की बात की जाए तो ये 431 साल इसने इसका निर्माण किया। इसने कहा कि साहब मुंबई की भी तो की थी, तो मुंबई की बात की तो 1661 में दिया था मुंबई को, और वो भी बाद में जाकर उन्होंने मुंबई को उसको दिया था अंग्रेज़ों को। तो ये मान लो 1700 से लेकर 1947 ये 250 साल रहा था। तो कहाँ तो 450 साल और कहाँ 250 साल, एक ही हो जाएंगे क्या? बात समझ रहे हो?
तो इस प्रकार जो गोवा था उसका विलय कर लिया गया और पुर्तगाली हिंदुस्तान से चले गए। आना और जाना ये कंप्लीट हुआ। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अंतिम बिंदु है पुर्तगालियों के पतन का कारण। पुर्तगालियों के पतन का कारण, भाई आखिर पुर्तगाली इतनी बड़ी शक्ति थी जो पहली बार आई, वास्को डी गामा के साथ आई, तो इनका पतन कैसे हो गया? आखिर ये जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आ रहे थे ये सबसे कमज़ोर कैसे हो गए? इसके दो रीजन महत्वपूर्ण थे। पहला रीजन था दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में उस समय सोने की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई? सोने की खोज। और सोने की खोज होते ही उसने अपना सारा ध्यान दक्षिणी अमेरिका की तरफ लगा दिया। बात समझ आएगी? तो पुर्तगालियों ने सारा ध्यान कहाँ लगा दिया? ब्राज़ील का नाम सुना होगा। ब्राज़ील, ये देखो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, और ये देखो ब्राज़ील। बात समझ आएगी? तो यहाँ उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया ब्राज़ील की तरफ और वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? ब्राज़ील में अपना क्या किया? उपनिवेश स्थापित किया। बात समझ आई? दूसरे उसके पतन की बात की जाए तो उसके पतन का कारण था कि इनकी धार्मिक नीति। कौन सी नीति? धार्मिक नीति। धार्मिक नीतियों में अगर बात की जाए तो धार्मिक नीतियों में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने अल्बुकर्क ने एक नीति अपनाई थी। अल्बुकर्क की नीति क्या थी? कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए भी प्रोत्साहित किया था। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय महिलाओं से शादी कर रहा है तो ये एक तरह से आप शादी करना और विजातीय शादी में धर्मांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मांतरण। क्या हो जाता है? धर्मांतरण। जिसे आज की भाषा में अभी वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है भारत में, कौन सा चल रहा है? धर्मांतरण। किसे क्या कहते हैं? लव जिहाद। क्या कहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद। तो ये लव जिहाद का पहला एग्जाम्पल बने कौन? पुर्तगाली। तो भारतीयों में रोष आ गया इस बात से कि अपनी महिलाओं को जबरन क्या कराया जा रहा है? धर्मांतरण कराया जा रहा है। बात समझ आएगी? तो इसके पतन के कारण ये दो ही थे। एक तो इसका ध्यान खुद का भंग हो गया, किसकी तरफ? दक्षिण अमेरिका की तरफ। और दूसरा इसकी धार्मिक नीति का भारतीयों ने विरोध किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो पुर्तगालियों के पतन का कारण बने थी।